हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर terrific. दिस इज इमरान खान. आज के वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में. ठीक. सो फर्स्ट पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कह रहे हैं कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज डेंस भारी घना एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस और बहुत छोटा सा न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक. ये बात हमें पता है कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा है न्यूक्लियस है. इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पार्टिकल होते हैं. सम आर प्रोटॉन्स एंड सम आर न्यूट्रॉन पार्टिकल्स. ठीक. सो एटम कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है. दैट्स व्हाई पूरे न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक. ओके. नेक्स्ट, the nucleus is surrounded by large empty space which is called extranuclear part. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज्यादातर एरिया क्या है? खाली है. empty space है, empty space खाली जगह है, which is called extranuclear part, जिसको extranuclear part कहा जाता है. where probability of finding electron is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इम्कानात ज्यादा होते हैं. ठीक. the electrons are revolving around the nucleus in circular paths. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं. सर्कुलर पाथ्स, ये सर्कुलर पाथ्स इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंड में सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं विद हाई स्पीड, तेज स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ. दीस सर्कुलर पाथ्स वर नाउन एज ऑर्बिट्स. इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है. ठीक. क्या कहते हैं? इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स कहते हैं. ऑर्बिट्स कहा जाता है, या फिर आप इनको शेल्स कहते हैं, या फिर आप इनको एनर्जी लेवल कहते हैं. ये जो रास्ते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है. ठीक. दिस ओके. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. व्हाई न्यूट्रल? बिकॉज जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर प्रोटॉन 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे. ठीक. इट मीन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अगर 3 पॉजिटिव पार्टिकल है तो 3 नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, तो ये एज अ न्यूट्रल शो करेगा. ठीक. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और न्यूट्रल हो गया. ओके. The size of the nucleus is very small as compared to the size of its original atom. न्यूक्लियस के जो साइज होता है एटम के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. सो दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड. और रदरफोर्ड के जो है बेसिक जो पोस्टुलेट्स है वो यही था कि एटम जो प्रोटॉन जो है हमारा वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा गया है यहाँ पे. बट जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पोस्टुलेट्स बताया था, एटॉमिक मॉडल जब उन्होंने दिया था, अपना पेश किया था 1911 में, तो 1911 में न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. बिकॉज न्यूट्रॉन 1932 में बाद में जाकर के डिस्कवर हुआ है, तो न्यूट्रॉन की बात बाद में आती है. उस वक्त रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की बात नहीं करी थी. बट अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, तो हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं. ठीक. ओके. और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं. ये रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हाँ, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं. ठीक. नाउ अब रदरफोर्ड के मॉडल्स के क्या डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इनका मॉडल आगे नहीं चल सका, आइए देखते हैं. तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या खामियां निकली? पॉइंट नंबर 1, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सके. कैसे नहीं बता सके? दूसरे और तीसरे पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं और मुसलसल एनर्जी को निकालते हैं. और एमिट्स एनर्जी क्या करते हैं? एनर्जी को निकालते हैं कंटिन्यूअसली, मुसलसल. ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो एक टाइम आना चाहिए उनको एनर्जी खत्म करके न्यूक्लियस में गिर जाए. ठीक है. कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारा और ये पहला शेल आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया. कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक. तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के सराउंड में रिवॉल्व करेगा या फिर करीब आएगा तो एनर्जी को निकालेगा. ठीक. एनर्जी को रिलीज करेगा. ओके. नाउ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है
इसके सराउंड में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को अगर कंटिन्यूसली रिलीज करता है, मुसलसल निकालते रहते हैं, तो एक टाइम आना चाहिए कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं भी भागते रहूं कब तक भाग सकूंगा भाई, एक टाइम आएगा मैं भी थक जाऊंगा और गिर जाऊंगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी थक जाएगा, इलेक्ट्रॉन की भी सारी एनर्जी निकल जाएगी एक टाइम बाद। जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही होगी तो एक टाइम बाद सारी एनर्जी निकल करके इसको ऐसे 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक, ओके। सो इसका जवाब मांगे कि भाई अगर ऐसा हो, कंटिन्यूस एनर्जी निकाल न्यूक्लियस में गिर जाए तो एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन बताएं, नहीं बता सके। ठीक, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल रहा है मुसलसल, देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, जबकि इसके बजाय वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। अगर, चलो पहली बात तो इसका जवाब नहीं दे सके, कंटिन्यूअसली एनर्जी निकल रही है तो इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर एनर्जी निकल रही है कंटिन्यूअसली तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जबकि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। इसका वजह बताओ भाई, हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है। ठीक, तो स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। देखिए स्पेक्ट्रम बेसिकली आपने जो है व्हाइट लाइट देखी है या कोई भी लाइट देख ले, बल्ब, ठीक, बल्ब में से रोशनी आती है। अब अगर ये रोशनी आकर के प्रिज्म में लगे, आपने लेबोरेटरी में प्रिज्म को देखा होगा। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का जो है ना, गिलास का एक सब्सटेंस है, गिलास एक चीज है ट्रायंगुलर शेप में, तिरछी ट्रायंगुलर शेप में गिलास की शेप चीज है, सही। उसको आप व्हाइट लाइट के पास रखते हो, सही, उसमें से अगर आप ये सूरज की रोशनी को गुजारते हो या फिर टॉर्च के थ्रू व्हाइट लाइट को उसमें से पास कराते हो, तो वो क्या करता है, व्हाइट लाइट को, जो हमारी सफेद लाइट है, व्हाइट लाइट जो यहां से आकर के पड़ रही है प्रिज्म में, क्या है, प्रिज्म, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करता है। ठीक, प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक करता है, रेड ब्लू येलो ऑरेंज, रेड ब्लू येलो ऑरेंज ग्रीन पर्पल वगैरह वगैरह, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, व्हाइट लाइट को ब्रेक करता है। तो व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होना डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। इस प्रोसेस को, कि व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक होना डिस्पर्जन कहलाता है। अच्छा, 7 डिफरेंट कलर्स कौन से वाले, रेनबो वाले कलर। आपने रेनबो देखा है, बारिश के बाद अक्सर आसमान में बन रहा होता है रेनबो, वो भी डिस्पर्जन की वजह से ही बन रहा होता है। सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल से लगती है और वो डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर में। बेसिकली जो हमारी व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं नेचुरली। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। अब ये जो व्हाइट लाइट, ये जो लाइट ब्रेक हुई है, ये जो लाइट के कलर्स है, इनको बोला जाता है स्पेक्ट्रा। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक होना डिस्पर्जन, और ये 7 कलर्स कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर मैं बोलूं एक बार तो आप समझ जाएंगे मैं 7 कलर्स की बात कर रहा हूं। ये 7 कलर्स कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहे, कंटिन्यूसली अगर यहां से लाइट आ रही है तो मुझे सारे कलर मिलने चाहिए, सही। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा है तो मुझे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, मतलब सारे कलर मिलने चाहिए। जबकि हमें तो कुछ कलर मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ कलर मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं निकालता। अगर कंटिन्यूसली निकालता तो सारे कलर मिलते हैं। हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी निकाल रहे, कभी नहीं निकाल। इसका भी रीजन, इसकी जब वजह पूछी तो वो रीजन नहीं बता सके। सो इस तरह रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। पहले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे, तो एटम के बारे में पूरा नहीं बता पा रहे, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।